हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर मैरीन इकोसिस्टम, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। यह बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से, और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है समुद्र विज्ञान या समुद्री जीवन के बारे में जानने के, समुद्री जलीय जीव के बारे में जानना का है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बात करेंगे जितने सारे समुद्री चीजें और एक्टिविटीज होती है, और उसके अलावा समुद्र के जितने भी सारे लेगुन्स हैं, समुद्री घास के बारे में, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, एस्चुरीज के बारे में। उसके अलावा हम जानेंगे समुद्री ओसिडिफिकेशन यानी महासागरों का अम्लीयकरण। तो यह चैप्टर कुल मिलाकर के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आप इस चैप्टर में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन ट्यूब बाय प्रजापति कुमार। एजुकेशन ट्यूब सर्च करिएगा प्रजापति कुमार से, तो यह वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो चलिए ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यह मैरीन इकोसिस्टम, तो हम बात करेंगे आज समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में। तो आप यहाँ पर एक झलक देख सकते हैं कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जो है कोरल रीफ होते हैं, वो किस तरह से ब्लीच कर रहे हैं, यानी कि कोरल पारिस्थितिकी तंत्र में से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए हम अभी डिटेल से इसके बारे में जानते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पर है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया हमने डेफिनेशन कि मैरीन इकोसिस्टम जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे बड़े हैं, और ये सिस्टम ताजे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के विपरीत है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह ताजे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र से विपरीत है, इसलिए क्योंकि ताजा पानी जो उसमें नमक की मात्रा कम होती है, और समुद्र में तो नमक होता ही है, तो यह सिस्टम उससे विपरीत होता है। समुद्री जल जो है पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक कवर करता है। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पर 70% भाग में जल है, 30% लैंड है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में समीपवर्ती प्रणालियां हैं, जो तटवर्ती प्रणालियां हैं समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसे नमक दलदल और मड फ्लैट, समुद्री घास के मैदान, मैंग्रोव, चट्टानी, इंटरटाइडल सिस्टम, प्रवाल भित्तियां, ये सारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की प्रणालियां हैं। तो इन सब के बारे में भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मैरीन इकोसिस्टम का एक सुंदर सा खूबसूरत खूबसूरत चित्र है, जिसमें एक कछुआ है और उसके कोरल रीफ है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के फिश हैं। तो चलिए जानते हैं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और वैश्विक आबादी के महत्वपूर्ण भागों के लिए भोजन और रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो मैरीन इकोसिस्टम जो है यह इन वैश्विक वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिए भोजन और रोजगार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र मैरीन इकोसिस्टम के मानव उपयोग और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण इन पारिस्थितिक तंत्रों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग द्वारा कब्जा की गई गर्मी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग महासागर द्वारा अवशोषित हो जाता है। महासागर रसायन विज्ञान समुद्र के अम्लीकरण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से बदल रहा है, जो बदले में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा देता है। यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है कि जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है हमारा समुद्र प्रदूषित होता जा रहा है। और अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो वह समुद्र उसको जो एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे समुद्र भी अम्लीय होता है, जिससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है। यहाँ पर हम जानेंगे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र को हमने 3-4 भागों में डिवाइड किया है। उनमें से पहला है तटीय पारिस्थितिकी तंत्र। हमें तट वाले रीजन में जो चीज आते हैं, जैसे कोरल रीफ्स हो गया, मैंग्रोव हो गया, समुद्री घास का मैदान, केल्प वन, मोहाना, लेगून, नमक दलदल, अंतर ज्वारीय क्षेत्र, इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ जो है दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। यह बहुत देखने में आपको बहुत ही कलरफुल होता है, जिससे सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया के पास है। ये चट्टानों के एक साथ रहने वाले विभिन्न प्रजातियों की बड़ी प्रवाल कॉलोनियों से बनी होती है, जो इसके आसपास के जीवों के साथ कई सजीवी संबंध होता है। यहाँ पे ये वर्ड एक्स्ट्रा हो गया है, संबंधों से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक कोरल रीफ है। जो कोरल रीफ में क्या होता है, एक मूंगा चट्टान के थ्रू या बहुत सारे जीवों का यह घर होता है कोरल रीफ, जिसमें कि छोटी छोटी मछलियां, फिश, बहुत सारे समुद्री स्पीसीज का जो है यह घर होता है एक तरह से कोरल रीफ, और देखने में बहुत सुंदर होता है पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंग्रोव्स क्या है? मैंग्रोव वे पेड़ या झाड़ियां हैं जो उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में समुद्री तटों के पास कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में उगते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है यह आपको मिलेगा सुंदरबन डेल्टा के पास। दुनिया का सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहां पे पश्चिम बंगाल में। और यह कहां पर उगते हैं? जहां पे दलदल वाले तट के पास और जहां पर ऑक्सीजन जो है मिट्टी में कम होता है। वे अत्यंत उत्पादक और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो भूमि और समुद्र को जोड़ता है। तो ये तट पर मिलेगा आपको। तट के निकट होने के कारण मैंग्रोव को अक्सर जड़ों की उनकी घनी उलझन से पहचाना जा सकता है। उनकी जड़ जो होती है बहुत घनी और उलझन वाली होती है, और आपको दिखाई भी देगा, जो तूफान को कम करने, धाराओं, लहर, ज्वार से तट को कम करने के लिए, तट की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। जब भी कभी समुद्र में ज्वार भाटा आता है या लहर आता है, तो वह जो मैंग्रोव फॉरेस्ट की जड़ें होती है वो उसको लहर को कम कर देता है, ताकि मृदा अपरदन जो है या मिट्टी का कटाव, तट का कटाव नहीं हो पाता है। तो यह बहुत अच्छा है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। मैंग्रोव इकोसिस्टम में कई प्रजातियों के भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह वैश्विक मैंग्रोव कार्बन भंडारण के साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के अनुक्रम में उत्कृष्ट है, और प्रति वर्ष 34 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है। मतलब यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। प्रति वर्ष देखा जाए तो 34 मिलियन ट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट अवशोषित कर लेता है, यानी भंडारित अपने आप में कर लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है। तो यह बहुत अच्छा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और मैरीन इकोसिस्टम के लिए भी। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक आप लुक देख सकते हैं। तटीय इलाका में इसकी जड़ किस तरह से मिट्टी से ऊपर आकर के दिखती है और घनी है, उलझी हुई है। यह जो मिट्टी के कटाव को रोकता है। समुद्र में अगर ज्वार भाटा आता है, लहर आता है, तो उसको सीधे तट से टकराने से रोकता है। तो यह बहुत ही यूजफुल है। ऊपर से यह हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में उसको ऑब्जर्व करके हमें ऑक्सीजन देता है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मैंग्रोव बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। देखते हैं अब केल्प फॉरेस्ट है। यहाँ पर केल्प फॉरेस्ट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। केल्प वन पूरे विश्व में समशीतोष्ण और ध्रुवीय तटीय महासागर में पाए जाते हैं। तो ध्रुवीय तटीय महासागर और समशीतोष्ण में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक की 2007 में इक्वाडोर के पास उष्णकटिबंधीय पानी के केल के जंगलों में इनकी खोज की गई थी। हाल ही में 2007 में इनकी खोज की गई है। केल्प फॉरेस्ट भूरा मैक्रोसेबाल द्वारा शारीरिक रूप से निर्मित केल्प वन समुद्री जीवों के लिए एक अद्वितीय निवास स्थान प्रदान करता है। केल्प वन जो है बहुत सारे जीवों का अद्वितीय स्थान है, निवास स्थान है समुद्र में, और कई पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक स्रोत है। पिछली शताब्दियों में वे व्यापक अनुसंधान का ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मतलब ये इतना ज्यादा चर्चा में था पिछले दशक में कि लोग इसकी तरफ रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान के लिए बहुत ज्यादा केंद्रित था। विशेष रूप से ट्रॉपिक परिस्थितिकी में महत्वपूर्ण विचारों को भरकना आदि जारी रखते हैं जो इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए केल्प वन तटीय पर्यटन को प्रभावित कर सकते हैं और कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करता है। केल्प एक तरह का समुद्री जंगल है, फॉरेस्ट। आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे पिक्चर, आप यहाँ पर देख। ये हाल ही में 2007 में इस जंगल की खोज हुई है समुद्र में। तो इस पर जो है साइंटिस्ट और स्टूडेंट ज्यादा रिसर्च करने के लिए उत्साहित हैं, इसलिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है केल्प फॉरेस्ट। यह जो है बहुत सारे समुद्री स्पीसीज का घर भी है। देख सकते हैं यहाँ पर मछली छोटे छोटे हैं,
तो इस तरह से यह न्यूज में है और यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मनुष्यों के प्रभाव ने अक्सर कल्प वन छनन में योगदान दिया है। विशेष रूप से चिंताएं के विषय निकटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्रों पर हावी होने के प्रभाव है। यह तेजी से बंजर परिदृश्य में बदलाव कर सकता है, जहां अपेक्षाकृत कुछ प्रजातियां बनी रहती है। तो मनुष्य हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा तो समुद्र में, तो उससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को या कोई भी फॉरेस्ट उसको तो हानि होगा ही। तो यहाँ पे क्या हानि होता है, पहले से ओवर फिशिंग और जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभावों के कारण कल्प वन सभी लेकिन कई विशेष रूप से कमजोर स्थानों से गायब हो गए हैं, क्योंकि जैसे तस्मानिया के पूर्वी तट और कैलिफोर्निया के तट से ये गायब हो गए हैं, क्योंकि ओवर फिशिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत ज्यादा उस क्षेत्र में अगर मछली मारा जाता है तो वहां पर क्या होता है, वह विलुप्त हो जाता है, क्योंकि वातावरण उसके लिए अनुकूल नहीं हो पाता है। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का क्रियान्वयन इस तरह के मुद्दों को संबोधित करने के लिए उपयोगी एक प्रबंधन रणनीति है। समुद्री संरक्षित ये एक रणनीति है, क्योंकि यह मछली पकड़ने के लिए प्रभावों को सीमित कर सकती है और पारिस्थितिकी तंत्र को अन्य पर्यावरणीय तनावों के अतिरिक्त प्रभाव से बचा सकती है। तो समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का उस कार्यान्वयन जो है उस मुद्दों पर चर्चा उठनी चाहिए। समुद्र विज्ञान जो है वर्ल्ड लेवल पे उसको जो मॉनिटर करता है, ताकि इस तरह के फॉरेस्ट को जो बचाया जा सके। यहाँ पे देखते हैं मोहाना एस्चुरीज क्या है। तो एस्चुरी वहां होते हैं जहां खारे पानी और मीठे पानी के स्रोत लवणता में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है। तो मोहाना जो एस्चुरीज को कहता है, एस्चुरीज वहां पे जहाँ खारा और मीठा पानी दोनों का मिलन होता है वहां पे होता है, और आमतौर पर यह पाया जाता है जहाँ नदियां समुद्र में मिलती है उस क्षेत्र में पानी के खारे होने के कारण वन्य जीवों के भीतर पाया जाने वाला वन्य जीव अद्वितीय है। समुद्र और खारे पानी में बहने वाले मीठे पानी का मिश्रण है एस्चुरीज। इस प्रकार अन्य एस्चुरीज भी मौजूद हैं और पारंपरिक बेस्ट एस्चुरीज की समान विशेषताएं हैं। ग्रेट झील का एक उदाहरण है, यह जो ग्रेट झील है यह एस्चुरीज है। वहां नदी का पानी झील के पानी के साथ मिलकर ताजे पानी का स्थान बनाता है। और देखा तो एस्चुरीज बेहद उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ कई मनुष्यों और जानवरों की प्रजातियों को विभिन्न गतिविधियों के लिए भरोसा करते हैं। तो एस्चुरीज के आसपास जो है बहुत अच्छे अच्छे फॉरेस्ट उगते हैं, जैसे कि मैंग्रोव डेल्टा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो नदी जहाँ पर समुद्र से मिल रही है तो इसको एस्चुरीज बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो एस्चुरीज बना है यहाँ पर इस जो बालू जमा हो जाता है, मुहाना बना लेता है ये उसके बाद जंगल इस पर उगते हैं, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। और यह नदी छोटा सा रास्ता इसको समुद्र में मिल जाता है, यहाँ पर भी नदी समुद्र में आके मिल जाता है, और इस जगह बालू इस तरह से कहीं ना कहीं ऊंचा मुहाना बनाता है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए और पर्यटन स्थल के लिए लाभकारी होता है। आप यहाँ देखते हैं ये कई पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान और कई तटीय समुदायों के लिए आर्थिक हब होने के नाते एस्चुरीज आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवा भी प्रदान करते हैं, जैसे कि जल निस्पंदन, वास संरक्षण, कटाव नियंत्रण, जैसे गैस विनिमयन, पोषक तत्व साइकिल, और यहाँ पे पोषक तत्व साइकिल होगा। और यह लोगों को शिक्षा, मनोरंजन और पर्यटन के अवसर भी प्रदान करता है। तो इस तरह से एस्चुरीज के बहुत सारे फायदे हैं। लेगून्स के बारे में जानते हैं। लेगून ऐसे क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक अवरोधों जैसे मूंगा भित्तियों या रेत की सलाखों से बड़े पानी से अलग होते हैं। दो लेगून के तटीय महासागरीय एटोल लेगून है। तटीय और लेगून जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तटीय लेगून, एक होता है एटोल लेगून। दोनों के बारे में हम जानेंगे। तटीय लेगून जैसे होता है कि ऊपर परिभाषा है, बस पानी का एक शरीर होता है, नहीं पानी एक बहुत बड़ी जलराशि होती है जो एक बाधा द्वारा समुद्र से अलग होता है। तो एटोल जो होता है उसमें क्या होता है, एक लेगून गोलाकार प्रवाल भित्ति या कई प्रवाल द्वीप होता है जो कि लेगून को घेरते हैं। एटोल लेगून अक्सर तटीय लेगून की तुलना में अधिक गहरे होते हैं। अधिकांश लेगून बहुत उथले होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे वर्षा, वाष्पीकरण और हवा में परिवर्तित होने में बहुत प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि लवणों में लवणता और तापमान व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, और उनमें पानी हो सकता है जो ताजा से लेकर हाइपरसेलिन तक होता है। यहाँ
पर आप चित्र में देख सकते हैं लेगून है कि समुद्र यहाँ पे है, उसके साथ बगल में एक बहुत बड़ा जल राशि जो है साइड से इधर इस तरह से हो जाता है, तो इस वाले एरिया को हम लेगून कहते हैं। और इसका थोड़ा सा सिरा जो है मुंह जो है या जो है उस समुद्र से जुड़ा हुआ होता है, ये इस तरह से लेगून इसको बोलते हैं। और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा लेगून देख सकते हैं, यहाँ पर चिल्का लेगून है, यह सबसे बड़ा लेगून है। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए समुद्र से जुड़ा हुआ है और पानी धीरे धीरे निकलता बढ़ता, और यहाँ पर बहुत बड़ा जो है जल राशि एक तरह से बीच में यह रेत है या बाधा से अलग हो जाता है समुद्र से कट के थोड़ा सा, लेकिन यह जुड़ी रहती है थोड़ी सी इसका मुंह कहीं ना कहीं, तो इसको बोलते हैं लेगून। अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप दुनिया भर के तटों पर लेगून पाए जाते हैं, सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं, दुनिया भर के तटों पर आपको लेगून देखने को मिलेगा। और यह पक्षी, मछली, केकड़ों, प्लवक आदि सहित प्रजातियों के लिए विस्तृत श्रृंखला के रूप में अत्यंत विविध निवास स्थान है। लेगून्स भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सारे विभिन्न प्रजातियों का घर होने के अलावा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। इसमें कुछ सेवाओं में मत्स्य पालन, पोषण चक्रण, बाढ़ सुरक्षा, जल स्पंदन और यहाँ तक कि मानव परंपरा भी शामिल है। तो लेगून इस सब के लिए हमारी लाइफ में बहुत इंपोर्टेंट स्थान रखता है। अब जानते हैं साल्ट मार्श क्या होता है। नमक वाला दलदलीय क्षेत्र। नमक दलदल समुद्र से जमीन की ओर एक संक्रमण है, यानी कि दलदल वाला भाग जो है तट से सटा हुआ जमीन की ओर ही एरिया होता है, जहां ताजे और खारे पानी का मिश्रण होता है। इन दलदल में मिट्टी अक्सर मिट्टी और जैविक सामग्री की एक परत से बनी होती है, जिसे पीट कहा जाता है। पीट को जल भरा और जड़ से भरे डिकम्पोजिंग प्लांट पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जो अक्सर कम ऑक्सीजन स्तर हाइपोक्सिया का कारण बनता है। इन हाइपोक्सिया स्थितियों में बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, जो नमक गंध को गंध देता है, जिसे वो अक्सर गंध के लिए जानते हैं। नमक जो है, नमक दलदल साल्ट मार्श दुनिया भर में मौजूद है। वह स्वस्थ और पारिस्थितिकी तंत्र और एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। वे अत्यंत उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र हैं और वे 75% से अधिक मत्स्य प्रजाति के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं और तटरेखा को कटाव और बाढ़ से बचाते हैं। तो आप चित्र में देखिए एक बार साल्ट मार्श को, यानी नमक दलदल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है नमक दलदलीय क्षेत्र। इसमें घास भी उगते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी उगते हैं, और इस तरह से यह बहुत इंपोर्टेंट होता है। समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र का तटीय वाला हिस्सा होता है। नमक दलदल को आमतौर पर उच्च दलदली या निम्न दलदली भूमि और ऊसर सीमा में विभाजित किया जा सकता है। कम दलदली समुद्र के करीब है, जिससे कम ज्वार को छोड़कर लगभग हर ज्वार में बाढ़ आती है। उच्च दलदल, निम्न दलदली भूमि और उपजाऊ भूमि सीमा के बीच स्थित है। यह आमतौर पर केवल तभी भरता है जब सामान्य ज्वार से अधिक ऊंचाई पर मौजूद होते हैं। अपलैंड बॉर्डर मार्श को मीठे पानी का किनारा है और आमतौर पर उच्च मार्श की तुलना में ऊंचाई पर स्थित होता है। यह क्षेत्र आमतौर पर केवल अत्यधिक मौसम की स्थिति के तहत बाढ़ आ सकता है और दलदल के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम जल भराव की स्थिति और नमक का अनुभव करता है। अब यहाँ पे जानेंगे इंटरटाइडल जोन, अंतर ज्वारीय क्षेत्र। जहां पर ज्वार भाटे आते हैं उनके अंतर ज्वारीय कहाँ तक आते हैं। इंटरटाइडल जोन ऐसे क्षेत्र हैं जो कम ज्वार के दौरान दिखाई देते हैं और हवा के संपर्क में आते हैं और उच्च ज्वार के दौरान खारे पानी से ढके होते हैं। इंटरटाइडल जोन के 4 भौतिक विभाजन हैं, उनमें से प्रत्येक की विशिष्ट विशेषता और वन्यजीव हैं। ये डिवीजन इस प्रकार है: स्प्रे जोन, हाई इंटरटाइडल जोन, मिडिल इंटरटाइडल जोन और लो इंटरटाइडल जोन। तो ये जो ज्वार भाटे आते हैं इसके अलग अलग से टाइडल जोन है। जो स्प्रे जोन एक नम क्षेत्र है जो आमतौर पर केवल समुद्र तक पहुंचता है और केवल उच्च ज्वार और तूफान के तहत डूब जाता है। उच्च ज्वार का क्षेत्र उच्च ज्वार में डूबा हुआ है, लेकिन उच्च ज्वार के बीच लंबे समय तक सूखा रहता है। तो इस तरह से यह डिवाइड करके इंटरटाइडल जोन को हम मैप में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बिलो टाइड जोन है, इंटरटाइडल है और अपलैंड है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो लो टाइड जोन है यहाँ पर, और ये सबमर्ज लैंड है। यहाँ पर आएगा तो कोस्टल वाटर जब भी आएगा तो यहाँ तक पानी आएगा इसमें। उसके बाद ये हाई टाइड जोन है,
ये लैंड तभी डूबेगा जब ये लो टाइड से ऊपर हाई टाइड आएगा। उसके बाद यहाँ पर अपलैंड होता है, जबकि इंटर टाइडल अधिक होगा तभी ये लैंड जो है डूबेगा। इस तरह से स्टेट ऑफ मैरिन के यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइडल जो है कब लो, हाई और अपलैंड होता है। इस क्षेत्र में संभावित परिस्थितियों के कारण यह लचीला वन्यजीवों द्वारा बसा हुआ है, जो इन परिवर्तनों का सामना कर सकते हैं, जैसे कि बर्नाकल, समुद्री घोंघे, मसल्स, हर्मिट, केकड़े इत्यादि। ज्वार दिनों में 2 बार मध्य अंत विषय क्षेत्र से बहते हैं और इस क्षेत्र में वन्य जीव की एक बड़ी विविधता है। निम्न अंतर्दलीय क्षेत्र सबसे कम ज्वार को छोड़कर लगभग हर समय जलमग्न रहता है और पानी की सुरक्षा के कारण यह जीवन अत्यधिक प्रचुर मात्रा में है। अब उसके बाद जानते हैं समुद्री घास के बारे में। समुद्री घास के बारे में सी ग्रासेस घने पानी के नीचे घास के मैदान का निर्माण करते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। तो यह जो है सी ग्रास जो है बहुत ज्यादा उत्पादक तंत्रों में से एक है। वे कोरल रीफ की तुलना में समुद्री जीवन की विविधता के लिए आवास और भोजन प्रदान करते हैं, जिसमें झींगा, केकड़े, कॉड, कैटफिश, समुद्री स्तनधारी और पक्षी जैसे अकशेरुकी शामिल हैं। वे लुप्त प्राय प्रजातियों जैसे समुद्री घोड़े, कछुए, डोंगलो और रिफ्यूज प्रदान करते हैं। वे चिरांट, स्कैल्प्स और कई वाणिज्यिक मछलियां प्रजातियों के लिए नर्सरी निवास के रूप में कार्य करते हैं। सी ग्रास जो है घास के तटीय मैदान तूफान संरक्षण प्रदान करते हैं। जिस तरह से उनके पत्ते लहरों से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, वे तट से टकराते हैं, तो यह जो लहरों से भी तट की रक्षा करता है समुद्री घास। और यह दुनिया और ये जितने सारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जीव पाए जाते हैं उनमें उसका रहने का निवास स्थान है, वो जो मैंने आपको अपर लाइन में बताया। बैक्टीरिया और पोषक तत्वों को अवशोषित करके तटीय जल को स्वस्थ रखता है और समुद्र के तल में तलछट में कार्बन डाइऑक्साइड के अनुक्रम द्वारा जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करता है और ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप समुद्री घास, जिस तरह से आप देख रहे हैं यह बहुत सारे समुद्री जीवों का घर है। और उसके अलावा यह समुद्र की एसिडिफिकेशन को कम करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। सी ग्रास समुद्री शैवाल से विकसित हुए, जो भूमि का उपनिवेश बनाकर भूमि के पौधे बन गए और फिर लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले समुद्र में लौट आए। हालांकि आज सीगेट घास के मैदान को मानव गतिविधियों से नुकसान हो रहा है, जैसे भूमि अपवाह से प्रदूषण, मछली पकड़ने वाले नाव जो घास को खाते हुए घास के मैदानों तक खींचती है, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करती है। तो आजकल जो है समुद्री घास को बहुत संकट है। किससे? तो मछली फिशिंग, मछली पकड़ने वाले नाव से, वो जो है इस तरह के घास को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं जाल में फंसा करके नाव से। तो ये सी ग्रास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए जानते हैं नेक्स्ट इसके गहरे समुद्र और समुद्र तल के बारे में जानेंगे। समुद्र को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, खुला सागर और सागर का पर्वत और सीप और वेंट। तो खुला सागर के बारे में चलिए जानते हैं। तो देखो ओपन सी क्या होता है। खुला सागर जो हम देखते हैं कि पूरी ऊपर ऊपर धीमे दिखाई देता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। खुला महासागर या श्रेणी पारिस्थितिकी तंत्र तटीय सीमाओं से दूर समुद्र के ऊपर के क्षेत्र है। यह पूरे पानी के स्तंभ को घेरता और महाद्वीपीय शेल्फ के किनारे से परे है। यह उष्णकटिबंधीय में से ध्रुवीय क्षेत्रों तक समुद्र की सतह से रसातल की गहराई तक फैली हुई है। यह अत्यंत विषम और गतिशील निवास स्थान है। भौतिक क्रियाएं जैविक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। यह उत्पादन पर्याप्त भौगोलिक परिवर्तनशीलता को जन्म देती है। तो ओपन सी इतनी सारी एक्टिविटी होती है, उनमें से हम दिखाते हैं आपको ओपन सी। तो ओपन सी को अभी हम बहुत सारे डिवाइड करेंगे अलग अलग जोन में। तो जहां से अगर सूर्य की ऊपर रोशनी पड़ेगी तो यहाँ पे देखें 200 मीटर तक जो है ये कहता है इसको सनलाइट जोन। यहाँ की 200 मीटर तक जो इस रेखा के ऊपर ही रोशनी आती है तो उसको सनलाइट जोन बोलते हैं, 200 मीटर। उसके बाद इसको बोलते हैं इपीपेलोजिक जोन, इपीपेलोजिक जोन सनलाइट जोन इसको बोलिए। मेसोपेलोलेजिक जोन जो है ये ट्विलाइट जोन है, ये 1000 मीटर तक आएगा।
उसके बाद इस तरह से 4000 मीटर, उसके बाद 6000 मीटर, उसके बाद इधर प्रकाश आना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग लेवल में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं और गहराई के अनुसार देख सकते हैं। पानी के स्तंभ को, यानी कि पानी की सबसे ऊपरी जो सतह होता है उसके, पानी के स्तंभ को पानी की गहराई और किनारों से अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह पानी की गहराई और जनसंख्या संरचना पर आधारित अलग अलग क्षेत्र हैं। एपिपेलेजिक जोन जो होता है यह 200 मीटर तक होता है समुद्री सरफेस से। यह फोटिक जोन है की सीमा भी है, यहाँ प्रकाश की सतह के पानी में प्रवेश करता है। आमतौर पर प्रकाश संश्लेषण पर्याप्त है। तो इस वाले रीजन में प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती है। और मेसोपेलिक जोन, मेसोलेजिक क्षेत्र जो है एपिपेलेजिक क्षेत्र के नीचे स्थित है और यह 1000 मीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद जो बाथेपिलिक जोन 1000 से 4000 मीटर तक। उसके बाद एबिसाले लेपिक जोन 6000 मीटर तक और हेडला लेजिक जोन जो है 6000 मीटर तक से अधिक गहरा समुद्र में फैला हुआ पाया जाता है। जो समुद्र की गहराई है उसको किस नाम से जानते हैं, ये हमने यहाँ पे जाना। और उसके बाद देखते हैं धारा, उसका क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ओपन सी का। यहाँ पर धारा है, घनत्व और पवन क्रिया में अंतर से धाराएं बनती है। घनत्व जो है तापमान और पानी की लवणता पर निर्भर है। ठंडा और नमकीन पानी जो है घना और डूब जाएगा, यानी कि ठंडा पानी अगर होगा तो वह नीचे जाएगा और गर्म होगा तो वह ऊपर आकर के तैरेगा। इस तरह से समुद्र की धारा में एक्टिविटी होती है। विभिन्न प्रकार की धाराएं जैसे गहरे पानी का संचलन, सतह का परिसंचरण, हवा प्रेरित धाराएं और निकटवर्ती धाराएं। तो धाराओं से संबंधित है, ये ओपन सी में होती है इसी सारी एक्टिविटी। वह पानी के स्तंभ द्वारा स्थिरीकृत किया जा सकता है। एक स्थायी थर्मोक्लाइन ठंड घने गहरी परत से गर्म उछाल युक्त सतह परत को अलग करती है। थर्मोक्लाइन के ऊपर के पानी को हवा से अच्छी तरह मिलाया जाता है। साथ ही इस पानी में तापमान, लवणता और जीवों का समुदाय मौसम के साथ बदलता है। थर्मोक्लाइन के नीचे पानी वायुमंडल से पृथक होता है, इसलिए तापमान और लवणता वर्ष भर इस तरह स्थिर रहती है। यह पानी जानवरों से काफी कम आबादी वाला है। तापमान के अलावा स्तरीकरण भी अंतर के कारण हो सकता है। यह लवणता और घनत्व में अंतर है। संक्रमण क्षेत्र को लवणता के लिए एक हेल्कोलाइन और घनत्व के लिए साइकोलाइन कहा जाता है। समशीतोष्ण अक्षांशों में गर्मी और सर्दियों के दौरान वायुमंडल के साथ बारी बारी से ताप विनिमय एक मौसमी गर्मी थर्मोक्लाइन का उत्पादन लगभग 100 मीटर गहराई पर करता है। यहाँ पर देखिए प्रकाश संचरण और अवशोषण हम जानेंगे। जो प्रकाश जो है वो जो हमारे समुद्र में पड़ता है तो उसका अवशोषण होता है और कहाँ तक संचरण होता है। तो जीवन सूर्य के प्रकाश से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर निर्भर करता है, सबको पता है। समुद्र में समुद्री पौधे और प्रोटोप्टिस्टक सूर्य से दृश्यमान प्रकाश को पकड़ने के लिए यानी कैच करने के लिए हरे क्लोरोफिल और कुछ गौण पिगमेंट का उपयोग करते हैं। ये उस सूर्य के प्रकाश का एक बड़ा अंश जो है समुद्र की सतह से वायुमंडल में वापस परिलक्षित होता है। शेष प्रकाश पानी में प्रवेश करता है और पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होता है। तो पानी में लगभग 65% दृश्यमान प्रकाश समुद्र की सतह के 1 मीटर के भीतर अवशोषित होता है। यह ऊर्जा गर्मी में परिवर्तित होती है और सतह के पानी के तापमान को बढ़ाती है। लाल पीली रोशनी लंबे समय तक तरंग डेल्टा पानी को अधिक आसानी से अवशोषित करते हैं। और फिर हरे नीले कम तरंग दैर्घ्य, इस तरंग दैर्घ्य का चयनात्मक अवशोषण कहा जाता है। तो आपको पता है कि श्वेत प्रकाश जो होता है हमें सूर्य से मिलता है, वह जैसे समुद्र में इंटर करता है तो वह किसी न किसी वजह से 7 भाग में डिवाइड होता है और वह अलग अलग उसकी तीव्रता या तरंग दैर्घ्य के कारण वह अलग अलग गहराई तक जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अपर ओशन सनलाइट जोन है जिसमें कि फोटिक जोन कहते हैं। वैसे जोन जहाँ 200 मीटर 1 मीटर तक जहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है वहां उसको हम कहते हैं
एपोटिक जोन या ओशन लाइट जोन बोलते हैं। आप मैप में देख सकते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एपोटिक जोन आएगा। एपोटिक जोन मतलब यहाँ पर प्रकाश की किरण नहीं पहुंचती है, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। यह खुले महासागर के नीले रंग के लिए जिम्मेदार है। बहुत साफ पानी में समुद्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का 1% भी 100 मीटर की गहराई तक नहीं जाता है। भूमि के करीब पानी में उच्च निलंबित ठोस पदार्थ होते हैं, इस वजह से प्रकाश 20 मीटर से अधिक गहरे पानी में प्रवेश नहीं कर सकता है। यह निलंबित कणों द्वारा तरंगदैर्घ्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के कारण हरे पीले तरंगदैर्घ्य के लिए एक बदलाव का कारण बनता है। इस प्रकार संरचना की विशेषताओं के कारण पानी के स्तंभ को दो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ऊपरी क्षेत्र को फोटिक जोन कहा जा सकता है। इस क्षेत्र में पौधों की पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती है और वे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाशिक क्षेत्र के नीचे के क्षेत्र को एपोटिक कहा जाता है। यह डार्क जोन है, यहाँ पर पौधे जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती है। अब हम पढ़ेंगे सी माउंट्स के बारे में, समुद्री पर्वत के बारे में। एक समुद्री माउंट एक बड़ा भूगर्भिक भाग है, हाँ, जो समुद्र तल से उगता है, लेकिन यह पानी की सतह यानी समुद्र की सतह तक नहीं पहुंचता है और इस तरह एक द्वीप, आइलैंड या चट्टान नहीं है। समुद्री माउंट आमतौर पर विलुप्त होने वाले ज्वालामुखियों से बनते हैं, अचानक बढ़ते हैं और आमतौर पर समुद्र तल से 1000-4000 मीटर तक या 3300 या 13000 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ते हुए पाए जाते हैं। समुद्र विज्ञानियों द्वारा स्वतंत्र विशेषताओं के परिभाषित किए गए हैं। समुद्र के ऊपर कम से कम 1000 मीटर तक उठते हैं और शंक्वाकार में होते हैं। चोटियों का अक्सर सतह सैकड़ों से हजारों मीटर नीचे पाया जाता है, इसीलिए इन्हें गहरे समुद्र के भीतर भी माना जाता है। भूगर्भिक समय में अनेक विकास के दौरान सबसे बड़ी समुद्री माउंट समुद्री सतह तक पहुंच सकती है, जहां लहर की कार्रवाई समतल सतह बनाने के लिए शिखर को मिटा देती है। समुद्र की सतह के नीचे रहने और डूबने के बाद इस तरह की सपाट टॉप समुद्री माउंट को मोनोटस और टेबल मेट्स कहा जाता है। सी माउंट्स देखिए बनते कैसे, जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके कारण जो अंदर से लावा निकलता है वो कहीं ना कहीं जम करके एक माउंट बना देता है, इसको सी माउंट कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा माउंट की हाइट हो तो सी सरफेस तक पहुंच जाता है, लेकिन जनरली ये पहुंच नहीं पाता। अगर पहुंचता है तो आप देख सकते हैं उसको छोटे छोटे टापू के रूप में समुद्र में। तो चलो आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में सी माउंट जो है एक सबमरीन माउंटेन है, ये डूबा हुआ पूरी तरह से यहाँ पर मिलेगा आपको, सरफेस से काफी नीचे है, लेकिन यह समुद्र के जो धरातल है उससे उठा हुआ एक पर्वत है, लेकिन यह सतह तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। कभी कभी आपको इस तरह का समुद्र में माउंट टापू देखने को मिलेगा, बहुत छोटा सा। यह जो होता है इस तरह के टापू कहीं ना कहीं जो पर्वत के शिखर होते हैं जो समुद्र में उगे होते हैं और कहीं ना कहीं ये ऊपर आ जाते हैं कभी कभी। तो चलिए आपने जाना सी माउंट के बारे में, चलिए नेक्स्ट जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की सेवा। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है मेरीन इकोसिस्टम क्या क्या सेवा हमारे लिए करता है या क्या हमें इनसे लाभ मिलता है, इससे यहाँ पर हम जानेंगे। प्राकृतिक दुनिया को कई लाभ प्रदान करने के अलावा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्यों को सामाजिक, आर्थिक और जैविक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं। पेलजिक समुद्री सिस्टम वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करते हैं, जल चक्र में योगदान करते हैं, वे जैव विविधता बनाए रखते हैं, भोजन और ऊर्जा संसाधन प्रदान करते हैं और मनोरंजन पर्यटन को अवसर प्रदान करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं आर्थिक रूप से समुद्र प्रणालियां अरबों डॉलर मूल्यों के कब्जे वाली मछलियों, जलीय कृषि, अपतटीय तेल और गैस और व्यापार शिपिंग का समर्थन करती है। इकोसिस्टम सेवाएं कई श्रेणियों में आती है, जिनमें से सहायक सेवाएं हैं, प्रोविजनिंग सेवाएं, सेवाओं की विनियमित करना और सांस्कृतिक सेवाएं। इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र बहुत अच्छा खासा हमारे लिए संसाधन है। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें मिलती है जो कि हमारे जीवन से जुड़ी होती है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे थ्रेट्स जो है, यानी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा किससे किससे है। तो इसका जो मानव शोषण और विकास, मानव जो है इसका शोषण कर रहा है
और विकास के कारण भी इसको खतरा होता है, क्योंकि तटीय इलाके में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, शिप, हार्बर इस तरह से बनाए जा रहे हैं, तो वहां पर पारिस्थितिकी तंत्र जो है खतरे में आ रहा है। प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि आजकल समुद्र में प्लास्टिक, डिब्बे, कचरे और तेल के टैंकर जो फट जाते हैं तो वो भी समुद्र में रहते हैं। इस तरह से समुद्र का में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे हमारे मैरीन इकोसिस्टम में गड़बड़ी उत्पन्न होती जा रही है। आक्रामक प्रजाति, कुछ प्रजाति जो इस तरह से आक्रामक हो जाते हैं, कुछ छोटे प्रजाति को विलुप्त कर देते हैं, क्योंकि क्लाइमेट जलवायु के परिवर्तन के कारण भी कुछ प्रजाति विलुप्त हो जाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी बहुत सारे समुद्री जीव विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि ओशन एसिडिफिकेशन के कारण समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा घटी तो कुछ जीव जो है स्वाभाविक रूप से विलुप्त जाते हैं, मर जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम विस्तार से जानते हैं। मानव गतिविधियों समुद्री जीवन और समुद्री आवासों को अत्यधिक प्रभावित करती है। निवास स्थान की हानि, आक्रामक प्रजातियों की शुरुआत, समुद्री प्रदूषण, समुद्र के अम्लीकरण, समुद्र के वार्मिंग, और ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य जाले का प्रभावित करने परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जैव विविधता और समुद्री जीवन रूपों की निरंतरता के लिए अपरिचित हैं। यहाँ पर आईपीसीसी 2019 के अनुसार 1950 के बाद से विभिन्न समूहों में कई समुद्री प्रजातियों की भौगोलिक सीमा और मौसमी गतिविधियों में समुद्री वार्मिंग, समुद्री बर्फ परिवर्तन, जैव रासायनिक परिवर्तन जैसे कि ऑक्सीजन की हानि, उनके आवास के लिए प्रतिक्रिया में बदलाव आया है। यह अनुमान लगाया गया है कि केवल 13% महासागर क्षेत्र जंगल के रूप में रहता है, ज्यादातर समुद्र के बजाय खुले महासागर क्षेत्रों में है। मानव शोषण ने क्या किया? मानव ने बहुत ज्यादा शोषण किया है तटीय क्षेत्रों का, यानी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का, और विकास के कारण भी समुद्र को हानि पहुंचाया है। तो तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया के लगभग 40% लोगों के साथ बढ़ती जनसंख्या के दबाव का अनुभव करती है, यानी दुनिया का 40% पॉपुलेशन कहीं ना कहीं मरीन इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है, इस पर इनडायरेक्टली डिपेंड है। जो तट के लगभग 100 किलोमीटर के भीतर रहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का लाभ लेने के लिए मनुष्य अक्सर तटीय आवासों के पास एकत्र होते हैं। उदाहरण के लिए मैंग्रोव प्रवाल भित्तियों के तटीय मत्स्य पालन का अनुमान है कि प्रति वर्ष न्यूनतम 1 बिलियन का मूल्य होता है फिश के लिए, और फिशिंग होता है। इसमें से कई निवास स्थान तो संरक्षित हैं या संरक्षित नहीं है। 1950 के बाद से मैंग्रोव क्षेत्र में दुनिया भर में 1/3 से अधिक की गिरावट आई है, और दुनिया के 60% प्रवाल भित्तियों को अब तो तुरंत या सीधे मतलब खतरा है, यहाँ पर खतरा होगा, थ्रेट्स में खतरा है, धमकी है कि 40 की खत्म हो जाएगा 60% प्रवाल भित्तियां। मानव विकास, जलीय कृषि और औद्योगिकरण, अक्सर तटीय आवासों के विनाश, प्रतिस्थापन या गिरावट के कारण हमें पर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है खतरे में नजर आ रहा है। अब तटीय समुद्री परिवहन प्रणालियों के सीधे ओवरफिशिंग का खतरा है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में वैश्विक मत्स्य लैंडिंग चरम पर थी, लेकिन मछली पकड़ने के प्रयास में वृद्धि के बावजूद गिरावट आ रही है। मछली बायोमास और मछली पकड़ने की लैंडिंग का औसत ट्रॉफिक स्तर कम हो रहा है, इससे समुद्री जैव विविधता में गिरावट आई है। विशेष रूप से स्थानीय विलुप्त होने से बड़ी लंबे समय तक रहने वाली, धीमी गति बढ़ने वाली प्रजातियों में गिरावट आई है, और जिनकी भौगोलिक सीमाएं है जैव विविधता का गिरावट पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में संबंध गिरावट को जन्म दे सकती है। एक लंबी अवधि के अध्ययन ने ऑस्ट्रेलियाई तट पर 1960 से 2010 के बीच शार्क के प्रति यूनिट प्रयास के 74 से 92% की गिरावट देखी गई है। तो शार्क मछली होती है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। तो इस तरह से मैरीन इकोसिस्टम बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है मानव एक्टिविटीज के कारण। अब देखते हैं समुद्री प्रदूषण जो है, यहाँ पर हम तो प्रदूषण के बारे में ही डिटेल से बात कर रहे हैं कि क्या इफेक्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक प्रभाव रसायनों, कणों और औद्योगिक कृषि, आवासीय कचरे, शोर, आक्रामक जीवों के प्रसार के समुद्र में प्रवेश होते हैं। तो 80% समुद्री प्रदूषण
भूमि से आता है, जैसे लोहे, कार्बनिक एसिड, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर, कीटनाशकों या धूल के कणों को समुद्र में ले जाने से। वायु प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। भूमि और वायु प्रदूषण समुद्री जीवन और उसके आवास के लिए बहुत हानिकारक साबित होते हैं। अगर वायु प्रदूषण हुआ तो वह जाके समुद्र में वायु ऑब्जर्व होगा ही, तो उस तरह से समुद्र भी प्रदूषित होगा ही। आप यहाँ पे देख सकते हैं समुद्र कितना प्रदूषित हो चुका है। डिब्बा कचरे जब भी जाते हैं बीच पे इस तरह से इतनी सारी पार्टियां होने के बाद बैलून वगैरह सब तरह से बिखरा रहता है, ये सारे के सारे समुद्र में डाल दिए जाते हैं। इससे समुद्री हमारा इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाता है, नहीं पूरी तरह से खराब हो जाता है। महासागरीय अम्लीकरण क्या होता है? एसिडिफिकेशन। आपने जब एसिड का मान पढ़ते होंगे एसिडिफिकेशन के बारे में, तो पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल में का वैल्यू होता है, अगर 7 से पीएच स्केल कम होगा तो वह एसिड होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो बेस होगा, निछार होगा। तो यहाँ पे होता है क्या है कि महासागर में जो CO2 को जो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो वायुमंडल में CO2 होते हैं वो समुद्री सरफेस इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसका पीएच मान जो है घटने लगता है। घटना हुआ तो इसका मतलब हुआ कि पीएच मान स्ट्रांग होने लगा और एसिड होने लगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जब शोषित करते हैं तो उसका एसिड का मान जो है और स्ट्रांग हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण से महासागरीय अम्लीकरण भी बढ़ते जाता है। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो स्वाभाविक ऑक्सीजन की मात्रा घटेगा, तो वहां पर जीवों को जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, और इस तरह से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र फेल होता हुआ नजर आएगा, समुद्री इकोसिस्टम। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। या आप देख सकते हैं ओशन एसिडिफिकेशन का केमिकल स्ट्रक्चर है CO2 + H2O, CO3 आयन 2, इस तरह से 2HCO3 दे रहा है, इस तरह से अमोनिया, इस तरह से एसिडिफिकेशन हो रहा है हमारे समुद्र का। जहां पर मेरा ग्रीन था वहां पर रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।